हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। एस्टरडे मैं अपलोड किया था मैथ्स का सिलेबस का जो पेपर एनालिसिस है, आप अच्छे से देख चुके होंगे। मैं आज इस क्लास में पेपर 2 का साइंस का कंटेंट क्या है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा पेपर 2 साइंस। पेपर 2 साइंस, ये टोटल है हमारा 30 मार्क्स का। इसमें से इसमें अ, इसमें 23 मार्क्स 23 मार्क्स 23 प्लस 7, 23 जो है वो थ्री रहेगा और जो 7 है वो क्या हमारा पेडागोगी रहेगा जी, ठीक है। इस 23 में तुम्हारा फिजिक्स 7 से 8, 7 तो पक्का है, कभी कभी 8 का भी आता है, ठीक है। और जो तुम्हारा केमिस्ट्री है वो है 6 से 7, 6 तो पक्का है, कभी कभी 7 पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हाँ, बायोलॉजी तुम्हारा ये 8 मार्क्स का, ठीक है। अब 8 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या आपके 23 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिजिक्स तुम्हारा 7 से 8 मार्क्स, यानी कि 7 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन और बायो में 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, अगर मैं बोलूँगा तो इसमें सब में ईजी फिजिक्स है, क्योंकि सिलेबस बहुत कम है। और इसके अलावा क्या फिजिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जी, ठीक है। तो देख लो, हम देखेंगे फिजिक्स। अब यहाँ पे देख लो, जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में है मोशन। अब मोशन आपको कहाँ से करना है, तो मोशन चैप्टर क्लास 7 में भी है, क्लास 7 में जस्ट बेसिक है, ठीक है। क्लास 7 में जस्ट बेसिक है, वहाँ से देख लो। और 9th के अंदर क्या है, पूरा डिटेल में है जी। 9th में क्या है, पूरा अच्छा पूरा डिटेल में गिवन है, ठीक है। आप 9th से कर लो, 9th में फिजिक्स है। अब इसमें 9th में जो चैप्टर है हमारा मोशन, इसमें यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया, डेफिनेशन, टाइप ऑफ मोशंस, लॉ एंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस, लॉ एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बस जितना भी सिलेबस में गिवन है उतना अच्छे से कर लीजिएगा आप, बहुत ही इजी टॉपिक है। अब जैसे कि डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशंस देख लो उसके क्या क्या है। अब उसके बाद क्या देना, टाइप्स ऑफ मोशंस, तो यूनिफॉर्म मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस कौन कौन से हैं, यूनिफॉर्म मोशंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, वहाँ से देख लो। और उसके बाद क्या, लॉज एंड इक्वेशंस। अब इसमें लॉज कौन कौन से हैं, हाँ, तो याद रख लो, जो भी स्पीड्स विथ डायरेक्शन है, और उसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यस। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लो, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लो इसमें। और इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस बोले ना, यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस टोटल 3 इक्वेशंस हैं। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और एक है हमारा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा जीपीएसटी एग्जाम में भी आया था, ठीक है। जो रिसेंटली जीपीएसटी एग्जाम हुआ था ना लास्ट ईयर, सेम क्वेश्चन हाँ पूछा था उन्हें, इक्वेशंस ऑफ मोशंस 2 मार्क्स के लिए आया था, बहुत सेम यही लिखना था, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको डरना नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो 10th के बच्चे भी क्या है टीटी पेपर सॉल्व कर लेते हैं, थ्योरी स्पेशली थ्योरी बोल रहा हूँ मैं, हाँ 10th के बच्चे भी कर लेते हैं। नेक्स्ट ये हो गया, यहाँ से आपको ये देखना है। और उसके अलावा आपको इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशंस देख लो, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है जी। और मैं बोलूँगा इस चैप्टर में जो सीटेट का ये जो टॉपिक है मोशन में, जो कर्नाटका टेट में इस टॉपिक में उसको सबसे जो टॉपिक पसंद है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको ये टॉपिक बहुत पसंद है, यहाँ से क्वेश्चन उठाना ही उठाना है, ठीक है। ये टॉपिक अच्छे से देख लो, छोड़ के मत जाओ, ठीक है। ये टॉपिक कर्नाटका टेट वाले को बहुत ही पसंद है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ये सबसे बोले तो ये एक लौता टॉपिक है जो कि बच्चों को कन्फ्यूज होता है इसमें, अदरवाइज इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब आ जाओ सेकेंड में, ग्रेविटेशनल।
अब ग्रेविटेशन में आपको देखना है, देखो अब इसमें तो ध्यान से सुनो, अब ऐसा इसमें तो सिर्फ क्या है, मोशन गिवन है, तो लास्ट टाइम पे भी सिलेबस यही था, लास्ट टाइम पे भी सिलेबस यही था। तो इसके अलावा आपको इतना ही नहीं, ये जो मोशन है इसके अलावा आपको और एक चैप्टर पढ़ना है जी। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में गिवन क्या दिया, लॉज ऑफ मोशंस। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, तो ये भी क्लास 9th का ही चैप्टर है। हाँ क्लास 9th से ही आपको करके जाना है लॉज ऑफ मोशंस, क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है, सिर्फ लॉज एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मोशंस के लॉज बोले, यहाँ पर चैप्टर गिवन नहीं दिया, सिर्फ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है 9th क्लास में, बट आपको समझना है लॉज कौन कौन से करना है। अब इसमें टोटल 3 लॉज हैं, टोटल कितने लॉज हैं? 3 लॉज हैं। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको क्या पढ़ना है, इनर्शिया एंड मास पढ़ना है, इनर्शिया, इनर्शिया एंड मास। इस पे क्वेश्चन तो बनाते हैं हमने। नेक्स्ट देखना है आपको सेकेंड लॉ में, सेकेंड लॉ में या तो सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ में जो सेकेंड लॉ का जो इक्वेशन है वो क्या बेटा हमारा, सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं हमारा, सेकेंड लॉ बोलता है के इंटू एम में, यही हमारा सेकेंड लॉ है। कभी कभी डायरेक्ट सेकेंड लॉ क्या है पूछता है, हाँ मोशन का सेकेंड लॉ क्या है, तो आपको ये लिखना है। कभी कभी डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप देख लो, क्योंकि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। और सेकेंड लॉ के अंदर सबसे उसको टॉपिक पसंद है वो है मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन उन्हें बना सकता है, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं कर लो, हाँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बुक में जो गिवन है, ठीक है, अच्छे से देख लो न्यूमेरिकल्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। उसके अलावा अब इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है। उसके बाद इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक टॉपिक है, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी देख लो अच्छे से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है जी। और है इसमें एक्टिविटीज जो भी हैं देख लो अच्छे से स्टडी कर लो, ठीक है जी। तो इसमें इतना ही इनफ है। अब आ जाओ ग्रेविटेशनल, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं बोलता हूँ ना फिजिक्स बहुत ही अच्छा है, हाँ ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको नीट एग्जाम लिखना नहीं है, हाँ कभी नीट का पेपर देख लो आप कैसे है, आपको पता चलेगा। हाँ ये कुछ भी नहीं है नीट के सामने कर्नाटका टेट, ठीक है, बस आपको स्टडी करना है, स्टडी, ठीक है जी। अब ग्रेविटेशन में क्या है, आप तो पहले फर्स्ट क्या है, आपको लॉज करना है। लॉज में कौन कौन से देखना है जी, ग्रेविटेशनल्स के अंदर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला है ना, तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का इक्वेशन क्या बनता है हमारा, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी और कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, यही क्या बेटा हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यस और नो? यस। अब इसमें क्या करना है अच्छे से, एक देखो इनवर्स जो भी हमारा न्यूटन, न्यूटन है हमारे, न्यूटन भाई साहब, न्यूटन जो है, न्यूटन में जो इनवर्स स्क्वायर रूल है ना, इनवर्स स्क्वायर रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल एक मर्तबा अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। न्यूटन्स गेस द इनवर्स स्क्वायर रूल्स बोलकर है, वो अच्छे से देख लीजिएगा आप, हाँ अच्छे से, पहले 3 है टोटल, वो 3 अच्छे से देख लो, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल एक टॉपिक है, फ्री फॉल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देख लेते रहो। उसके बाद है मास, मास पे पढ़ लो, वेट है, मास वेट, हाँ वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ग्रेविटेशन में जो उसका बेस्ट है, जो उसको ठीक लगता है, हाँ जहाँ से क्वेश्चन बनाना है, तो वो एक लौता टॉपिक है, वो है हमारा वेट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ये बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है कर्नाटका टेट में, वेट ऑफ द, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है इसका, ठीक है। यहाँ से इसके एग्जांपल्स देख लो। और एक है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, यहाँ से भी
पढ़ लीजिएगा जी, ठीक है। थ्रस्ट एंड प्रेशर भी देख लीजिएगा। इसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, बायोंसी है, और जो प्रिंसिपल है बायोंसी भी है, बायोंसी वो देख लो। और आर्चिमेड्स प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर आपने तो सभी इंपॉर्टेंट, हाँ बेटा सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आपको देखना है कि क्या क्या पढ़ना है। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल देख लीजिएगा, ओके। और इसके बाद लास्ट एक टॉपिक है इसके अंदर, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी देख लेके जाओ, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है ना, तो पेपर आप सिर्फ 2021 का 2022 का ही पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। 2014 से लेकर जो 2019 तक ज़रूरत नहीं है, तब सिलेबस अलग था, अब सिलेबस अलग है। अंडरस्टूड। हाँ आपको सिर्फ एनालाइज होता है ये पेपर कैसा था, और 2019 में सिलेबस चेंज हुआ सो है, ठीक है जी। तो जितना हो सके आप 2021 2022 के 2 क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसी के हिसाब से आपको स्टडी करना है, ठीक है। सिलेबस देखिए ये चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बस इनफ है 2 पेपर, ठीक है। और रहा सीडीपी का जो साइकोलॉजी है, आप फॉलो करो हिमांशी सिंह को। हाँ हिमांशी सिंह सीटेट में जो पढ़ाती है वही, बट हमारे कर्नाटक का जो पेपर आता है साइकोलॉजी, बहुत ही जो उसका लैंग्वेज है ना, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है, उतना इजी लैंग्वेज में उन्हें सीडीपी पूछता नहीं साइकोलॉजी। हाँ सीटेट हुआ तो बहुत ही इजी है, सीटेट के ऊपर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और सीटेट के बहुत से लोग हैं पढ़ाने वाले यूट्यूब पे, बहुत से यूट्यूबर्स हैं, इसलिए हमको इजी लगता है, ठीक है। बट जो तुम सीटेट बोल रहे ना, जो सीटेट का साइकोलॉजी है वही हमारा कर्नाटक में वैसे ही क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन का पूरा टोटली, क्वेश्चन का क्या है, टोटली पूरा लैंग्वेज चेंज होता है। हाँ टोटली पूरा लैंग्वेज चेंज, ये अच्छे से याद रख लो। उतना इजी पेपर निकालते नहीं है कर्नाटक का टेट वाले, स्पेशली सीडीपी का, ठीक है। और रहा मैथ्स फिजिक्स, जो भी सिलेबस में गिवन है बस वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस अच्छे से देख लीजिए सीडीपी में, ठीक है। और ये चैप्टर तो आपका खत्म। अब नेक्स्ट आ जाएंगे हम हाउ डू थिंग्स वर्क। हाउ डू थिंग्स वर्क। अब यहाँ पे देख लो रिफ्लेक्शन है हमारा, और क्या है बेटा, लाइट के अंदर देखना है आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 2 लॉज हैं, 2 लॉज हैं जी। हाँ 2 लॉज अच्छे से याद रख लो। अब पहले तो फर्स्ट क्या बेटा हमारा रिफ्लेक्शन है। हाँ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ में जो रिफ्लेक्शन टॉपिक है, रिफ्लेक्शन टॉपिक लाइट चैप्टर क्लास 8th में है। पहले 8th का पढ़ लो बेटा, पहले 8th का देख लो, बेसिकली है जो 8th का एक बार देख लो, ज़रूरी भी है पढ़ना भी है। 8th का पढ़ लो, उसके बाद जो 10th का है ना, 10th का ऐसा स्टडी करो, 10th से ही क्वेश्चन उठाता है जी, 10th से ही क्वेश्चन उठाता है, वह बहुत ही ईजी क्वेश्चन ना। लास्ट टाइम तो तुम यकीन भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट उन्हें फार्मूला ही पूछा था, लेंस का फार्मूला। यस कभी कभी तो क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं कि आप वो पढ़ते भी नहीं है, आप उम्मीद भी नहीं करते इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं क्या, तो वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। आपको इजी पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, डिफिकल्टली पढ़ना है, ठीक है। कभी भी क्या भी हो सकता है, ठीक है, ये अच्छे से याद रख लो। तो रिफ्लेक्शन जो ला है, तो रिफ्लेक्शन ला क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लो एक हमारा सरफेस है, एक मिरर है समझिए, यस। यहाँ से कोई एक रे आ रही है, एक रे, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, जितना आ रही है ना उसी उतने के हिसाब से क्या बेटा मुड़कर चले जाती है, ठीक है। तो जितना आया था जितना गया, और जो बीच में लाइन है वो क्या हमारा एक नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम इसको, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये क्या हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या हुआ इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जितना आया था ना उसी के हिसाब से, तो इसका क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे टू द मिरर at the point of the incident and the reflected ray all lie in the same plane. Yes तो याद रख लो क्या रिफ्लेक्शंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और रिफ्रैक्शंस भी देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉन्क्यू लेंस कॉन्वेक्स है, और मिरर के अंदर भी। अब मान लो अब तुम्हारे यहाँ पर क्या है, कॉन्क्यू और कॉन्वेक्स। तो अब लेंस का फार्मूला क्या है हमारा, लास्ट टाइम लेंस का फार्मूला पूछा था, तो लेंस का फार्मूला क्या है हमारा, 1/u minus 1/v is equals to 1/f. This is the formula of law of lens of lens formula, ठीक है। लेंस फार्मूला 1/u minus 1/v is equals to 1/f। ये कौन सा फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला है हमारा लेंस फार्मूला, ठीक है। अगर तुमसे पूछा मिरर का फार्मूला क्या है, तो बस वही है मिरर फार्मूला भी, बट बीच में लगाना क्या है आपको 1/u, बीच में लगाना है प्लस 1/v।
इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा क्या है बेटा, मिरर फार्मूला है। बस ये दोनों फार्मूले के ऊपर आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके अंदर कॉन्वेक्स और क्या, इमेज फॉर्मेशन इज वेरी, इमेज फॉर्मेशन, यस इमेज फॉर्मेशन देख लो। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, वही है। अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखें तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे रखें तो क्या होता है, और ऑब्जेक्ट एट सी पे रखे तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ पे रखे तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट एट एफ पे रखे तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ पे रखे तो क्या होता है। बस वही क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, बहुत ही इजी है, जितना भी गिवन है उतना अच्छे से स्टडी कर लो। हाँ, फिजिक्स के अंदर आपका 1 मार्क्स बने, आराम से आपको 7 के 7 मार्क्स मिल सकते हैं जी। ठीक है, से फिजिक्स को आप डिफिकल्ट मत बना लो, फिजिक्स को आप रियल लाइफ से पढ़ो तो आपको फिजिक्स बहुत ही हलवा लगता है। ठीक है, अगर आप फिजिक्स को बर्डन मानते हैं तो समझ जाओ फिजिक्स तुमको कभी भी आने वाला चीज नहीं है। ओके, और ये रहा। उसके अलावा देखेंगे अब हम, मिरर का तो हो गया, अब आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स, यहाँ पर तो तुम यकीन में नहीं करेंगे, लास्ट टाइम सिंपल सा क्वेश्चन आया था, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन था फिजिक्स के अंदर स्पेशली। ठीक है जी, तो क्या था उसका आंसर, एम्पियर था। यस और नो। तो इसमें आपको क्या पढ़ के जाना है, जस्ट सिंपल सा चैप्टर है, देख लो, मुश्किल से आप 1 घंटे में चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाई कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डेफिनेशंस, यूनिट्स, डेरिवेशंस। अब यहाँ पे जो रजिस्टर्स है, तो इलेक्ट्रिसिटी में इतना देख लो, और इसके अंदर न्यूमेरिकल सर्किट डायग्राम्स हैं वो भी देख लो। और मैग्नेटिज्म में क्या है, डेफिनेशंस, वेरियस लॉ, न्यूमेरिकल्स, एसी एंड डीसी मोटर्स। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना में आई डिफेक्ट्स। अब आई डिफेक्ट्स के अंदर 3 चीजें बहुत जरूरी बेटे इसके अंदर। हाँ, ये चैप्टर बहुत इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आई डिफेक्ट में देख लो, यहाँ से आपको देखना है पूरा अच्छे से कंप्लीटली आपको देखना है क्या जो भी तुम्हारा आई है, आई के जितने भी नेम्स हैं उसके बारे में क्या क्या है, कौन कौन क्या क्या करता है। ठीक है, तो आई का पहले अच्छे से देख लो। इसमें सबसे पहले फर्स्ट आपको इसमें आई के में जो भी है तुम्हारा इसमें, जैसे कि कॉर्निया क्या क्या काम है, रेटिना का क्या काम है, अराइस का क्या काम है, पुपिल का क्या काम है, जितने भी नेम्स हैं उसके बारे में आपको सभी का सारा कुछ डेफिनेशन सब अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और रहा हमारे इसके अंदर आई डिफेक्ट, तो आई डिफेक्ट में टोटल हमारे 3 डिफेक्ट हैं। एक तो है क्या है बेटा हमारा मायोपिया, क्या है मायोपिया। तो मायोपिया क्या बोलते हैं, मायोपिया में क्या है देखो, एक सिंपल सा है, मायोपिया क्या बोलते हैं बेटा हम, नियर साइडनेस, नियर साइडनेस। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब मायोपिया का जो भी डिफेक्ट है, जो भी एक मरीज है, एक शख्स है जो जिसको मायोपिया की बीमारी है, मान लो मायोपिया हो गया इसको, तो उसको क्या है, करीब का नज़दीक का उसको अच्छे से दिखाई देता है बट दूर का उसको अच्छे से दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता। किसके अंदर, मायोपिया में। किसमें, मायोपिया में। तो ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट अराइज कैसा हो रहा है, अब ये जो इसके अंदर क्या है, तो आपको याद रखना है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और एक है हमारा एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल की वजह से क्या है, हमको ये डिफेक्ट अराइज हो रहा है। किसकी वजह से, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, और दूसरा क्या बेटा हमारा इलोंगेशंस ऑफ द आई बॉल की वजह से। ठीक है जी, और याद रख लो, और इसके अंदर हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, बोलो तुम बोलना, आप इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं हम कॉन्क्यू लेंस। इसके अंदर इस्तेमाल क्या करते हैं हम, कॉन्क्यू लेंस। अब इसको ठीक करना है, तो ठीक करने के वास्ते क्या करना है, तो क्या लगाना है आपको, कॉन्क्यू लेंस लगाना है। अगर इसको मायोपिया जो है ना, मायोपिया को हमको ठीक करना है, मतलब वो जो शख्स को नज़दीक का दिखाई दे रहा है बट उसको दूर का दिखाई नहीं देता, तो दूर का भी दिखाई देने के वास्ते उसको हमको क्या करना है, कॉन्क्यू लेंस लगाना है। विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो ये तभी कॉन्क्यू लेंस ऑफ सुइटेबल पावर, मतलब उसको कितने का पावर की जरूरत है, उसके पावर के हिसाब से हमको कौन सा लेंस लगाना है, कॉन्क्यू लेंस लगाना है। और कॉन्क्यू लेंस ऑफ सुइटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो तभी क्या है, इसका जो डिफेक्ट इसको हम करेक्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, और इसके अंदर जो सेकेंड है, सेकेंड में आपको क्या देखना है, हाइपरमेट्रोपिया देखना है। क्या है इसके अंदर, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फार साइडनेस।
अब इसमें क्या है, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। उसका अपोजिट में है, इसको इन्हें क्या है, दूर का देख सकता है बट ये करीब पास का देख नहीं सकता। इसको नजदीक यानी कि पास का दिखाई नहीं देता बट दूर का क्या है, बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो ऐसे शख्स को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, यस। तो अब हाइपरमेट्रोपिया जो हो रहा है, यस, इसका जो डिफेक्ट के जो कॉजेज हैं, अराइजेस है, ये कैसा हो रहा है, तो द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। जो फोकल लेंथ है, इसके दो कॉज हैं। जो फोकल लेंथ है ना, 1 मिनट, हाँ, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, और जो सेकंड है, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। जो उसका आई बॉल है वो बहुत स्मॉल है और जो फोकल लेंथ है वो बहुत ही दूर है। आई लेंस इज टू लॉन्ग, यस। तो इसकी वजह से क्या है, उसको ये उसका शिकार होता है उन्हें, जो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है जी। और इसको हमको सीधा करना है, इसको सुधारना है। तो सुधारने के लिए क्या करना है हमें, तो जो आई ग्लासेस है ना, उसको लगाना है हमको कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस लगाना है। कौन सा लेंस लगाना है जी, कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर हम यूज करेंगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके उसको क्या है, सुधार सकते हैं हम, किसको, हाइपरमेट्रोपिया के मरीज को। तो आई ग्लासेस विथ कवरेजिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। मतलब जितना उसको पावर की जरूरत है उसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है, जो भी एक शख्स है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा, अब देख लीजिएगा, जो नेक्स्ट है वो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, अब प्रेसबायोपिया में, ये जो प्रेसबायोपिया है, तो ये क्या है, स्पेशली द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग। जो भी एज वाले हैं, जो एज वाले हैं, यानी कि जो एजिंग, जो बूढ़े लोग हैं ना, बूढ़े लोग, तो उनको अक्सर ये होता है प्रेसबायोपिया। ना तो उनका नजदीक का दिखाई देता, ना तो उनको दूर का दिखाई देता, उनको सिर्फ दिखाई क्या देता है, धुंधला। हाँ, ऐसा धुंधला धुंधला बोलते हैं ना, ऐसा सफेद 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 दिखता है। हाँ, मतलब कोई भी एक परफेक्ट इंसान की इमेज उनको नजर नहीं आती। तो आप बोलेंगे कि द प्रेसोबिया में क्या है, प्रेसबायोपिया में क्या है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विथ एजिंग। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स comfortably and distinctly without corrective eyeglasses. This defect is called a presbyopia. It arises, ये होता कैसा है, तो gradual weakening of the ciliary muscles। जो सिलिलरी मजल्स हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। वो वीक होने की वजह से क्या है, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। एंड डायमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जो आई लेंस है ना वो बहुत ही कम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। तो इसी वजह से क्या है, उनको समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों भी नहीं देख सकता। तो सच पीपुल्स ऑफ्टन रिक्वायर्ड इफ बाय फोकल लेंसेज। अब इसको जो लगाना है ना, मतलब इनको सुधारना है, मतलब इसको दिखाई देने का तो क्या करना चाहिए, तो सिंपल सा है, इसको लगाना चाहिए क्या बेटा, बाई फोकल लेंसेज। क्या लगाना है आपको, बाई फोकल लेंसेज लगाना है। जैसा भी लगा दे तो आप वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बाइफोकल लेंस के अंदर क्या है, बोथ है, कॉनकेव लगाना है आपको, कॉन्वेक्स, दोनों भी लेंस लगाना है। और जो उसके ऊपर अपर पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो रहता है हमारा कॉनकेव लेंस, और जो नीचे वाला पोर्शन है, जो लोअर पार्ट है, वो रहता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इट फैसिलिटेट्स नियर विजन दिस डेज। इट इज पॉसिबल टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशंस। तो हम बाद में सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा, तो तब हम, और इसमें आई डिफेक्ट हो गया, आपको अच्छे से पता चला। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट अब देखना है क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी है, वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी थोड़े बहुत तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। और लास्ट का टॉपिक हमारा क्या, डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन के अंदर भी देख लीजिए आप क्या क्या है, हाँ, डिस्पर्शन में क्या है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिजिक्स का। इंशाल्लाह मैं फिजिक्स का यूट्यूब पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आ जाओ, नेक्स्ट आप देखेंगे हम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री आपको देख लीजिएगा, मटेरियल्स एंड मटेरियल्स इन अवर डेली लाइफ। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लास 10th में भी है और 8th में भी है। क्लास 10th से अच्छे से देख लीजिएगा, इसके फिजिकल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। और एसिड बेस एंड साल्ट 7th में भी है और 10th में भी है, अच्छे से देख लीजिएगा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th का चैप्टर है, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें है आपको फार्मूलेज, मासेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस है। पॉलीमर्स में देखना है आपको आर्टिफिशियल, नेचुरल यूजेस कौन कौन से हैं। नेचुरल सोर्स में देखना है आपको
जो पॉलीमर से क्लास 8 का टॉपिक है, और नेचुरल रिसोर्स टाइप्स एंड एप्लीकेशंस देख लो, केमिकल इन डेली लाइफ, सोप, डिटर्जेंट, स्वीटनर्स, मेडिसिन, ड्रग्स, ये सब देख लो आप यूट्यूब से, ठीक है। आज नेक्स्ट ये आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको देखना है डेफिनेशन ऑफ फूड, फूड एंड इट्स इंपॉर्टेंट, फूड चेन, फूड वेब, फूड पिरामिड्स, फूड्स एंड इट्स रिसोर्स में प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स इंप्लीकेशंस, फूड एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखना है एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिलती है, बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन से, बॉडी प्रोटेक्टर्स विटामिन एंड मिनरल्स रफेज एंड वाटर से, लिविंग वर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट किंगडम, थैलोफाइट्स, एनिमल किंगडम, ब्रियोफाइटा, टेट्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, फंगाई, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। एनिमल किंगडम से देखना है वर्टिब्रेट्स में है फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवेज, मैमेलियस। इनवर्टिब्रेट्स पोरिफेरा, कोक्लेनोरोटा, प्लेटिनिया, लिमिनेथेस, नेमाटोडा, एनेलिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। देखो देख लीजिए, हम तो बायोलॉजी पढ़े नहीं, प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा फिजिक्स है तो हम फिजिक्स में ही आपको बोल सकते हैं, तो जितना भी बायोलॉजी है वो अच्छे से देख लीजिएगा। हाँ, अब जो सेल चैप्टर इसमें देखना है आपको क्या, अब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स, और पेडागोगी है नेचुरल स्ट्रक्चर्स ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएटिंग साइंस approaches, integrated approaches, observations, experiment, discovery method of science, innovations, text materials, aids, evaluations, problems and remedial teaching, ठीक है। ये देख लेंगे हम सभी, ओके। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से स्टडी करो, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी मदद मिले, ठीक है। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक करना, और स्पेशली क्या है सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जितने भी वीडियोस हैं आपको मिल जाए, ठीक है। तो जितने भी मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ वो तुरंत आपको मिल जाए, बहुत ही टाइम कम है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सिलेबस भी स्टार्ट कर दूँ, तो हम स्टार्ट कर देंगे बहुत ही जल्द में, ठीक है। बहुत एग्जाम बहुत नज़दीक है, इंशाल्लाह मैं तुम्हारा जो मैथ्स है ना, मैथ्स और फिजिक्स, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में सारा कुछ यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा, फ्री पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको टोटली फ्री पढ़ाऊँगा, और अगस्त 25 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। आपको डेली डेली प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि रिवीजन आप 1 वीक में कर लेते हैं, कोई सा भारी सिलेबस नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी सिलेबस है, अदरवाइज तुम दूसरा पढ़ लो, मैथ्स और फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। ओके, बाय।